हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं जानती हूँ सिलेबस चेंज हो गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर फर्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट। फ्रेंड्स, मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक एक चीज़ का मीनिंग नहीं बता सकती, इससे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना तो आपको आता भी है। तो मैं आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊँगी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है और आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आपको डेली लाइफ की सिचुएशंस दी गई हैं, जैसे कि फूड इज़ कुक्ड यानी कि खाना का बन जाना, वी रेस्पायर यानी कि सांस लेना। यहाँ ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, In the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. इन सभी situations में जो substance पहले था वो वैसा अब नहीं रहा, वो change हो जाता है। ओके, उसकी nature change हो जाता है, उसका identity change हो जाती है। ओके, we have already learnt about physical and chemical changes of matter in previous classes. आपने 9th क्लास में matter के बारे में पढ़ा होगा। ओके, whenever a chemical changes occur, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी किसी भी सब्सटेंस में उसका केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, तो हम उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई है। ओके, यू मे हैव परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अब यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटीज़ पढ़नी है। इस एक्टिविटी में एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, जिसकी लेंथ ली है 3 से 4 सेंटीमीटर का। पहले उसको क्लीन किया है सैंड पेपर से। ओके, फिर उसको हमने बर्न किया, जला दिया। हाथ से पकड़ के तो जलाएंगे नहीं, तो ये टोंग्स होते हैं, इनको पकड़ के आपने जला दिया। ओके, तो जलने के बाद वो क्या बन गया? ऐश बन गया। ऐश मतलब कि राख। ओके, हमने उस राख को इकट्ठा कर लिया एक वॉच ग्लास में। ओके, और इसको इन्होंने बोला है कि आइस से दूर रख कर बर्न करना है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। वाइट पाउडर वही ऐश, और जब वो जला तो वाइट फ्लेम जली होगी। ओके, दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो ऐश बनी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई जलती है तो वो अकेले अपने आप में नहीं जल जाती, वो आसपास की ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है। जैसे कि अगर हम लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं तो वो आसपास की उसकी जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होता है उससे रिएक्ट करके जल जाता है। ओके, जब हमने मैग्नीशियम उसको पेपर को जलाया तो वो आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, तो वो जो ऐश बनी तो उसमें मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो उसका नाम पड़ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ओके। सेकेंड एक्टिविटी में हमको लीड नाइट्रेट लेना है और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिक्स करना है। थर्ड एक्टिविटी में हमको जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के टुकड़े लेने हैं एक कोनिकल फ्लास्क में। अब देख लीजिए कोनिकल फ्लास्क कैसा होता है, ये रहा कोनिकल फ्लास्क। ओके, और उसमें हमको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है। जब भी किसी चीज़ में पानी मिला दे बहुत सारा तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, किसके साथ? जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है ऐसा करने से टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ क्या। ओके, तो इन सभी एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि चेंज इन स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर। ओके, चेंज इन स्टेट, स्टेट यहाँ पे उन्हीं स्टेट्स की बात कर रहा है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो अगर ये कोई चेंज होता है तो उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। कलर में कोई चेंज होता है तो उसे केमिकल रिएक्शन, या फिर कोई गैस निकलती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अब वो कह रहा है कि हमको आगे पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि हम उसने आपको सेंटेंसेस में लिख के बताया, पर अब वो सिंबल्स यूज़ करना सिखाएंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं पहली केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इट इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये फर्स्ट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हमने जब इस रिएक्शन को इस तरह सेंटेंस में लिखा तो ये काफ़ी लंबा लग रहा है, क्वाइट लॉन्ग। तो इसको हम सिंबल्स में या फिर वर्ड इक्वेशन में अभी देखते हैं, वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या यूज़ किया था रिएक्शन में, मैग्नीशियम, उसको जलाया, जलता वो किसकी हेल्प से है, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके जब जल रहे हैं तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होते हैं रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, और फिर जो कुछ भी बन के आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट्स को हम LHS में लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम RHS में लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन का यूज़ कर लेते हैं। और ये जो एरो बना रहता है, ये वाला एरो, ये बताता है कि इससे ये बन रहा है। ओके, अगर एरो ऐसा लगा है तो मतलब रिएक्टेंट्स यहाँ हैं और प्रोडक्ट यहाँ है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो जिस साइड एरो बन रहा होता है उस साइड प्रोडक्ट लिखे होते हैं। ओके, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे, कोई और शॉर्टर वे है क्या? तो यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया है। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, ऑक्सीजन का हो गया O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया MgO। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात जान लीजिए, Mg अलग नहीं है, Mg एक ही है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का है O। तो अगर इसके आगे 2 लगा है या 1 लगा है या इसके इधर लगा है तो ये ऐसा नहीं है कि G बस पे लगा है, ये Mg दोनों पे लगा है। ओके, तो किसी किसी चीज़ का सिंबल में वो 2 लेटर्स का होता है, जैसे Mg, Fe मतलब फेरस। तो किसी किसी का एक ही होता है, जैसे नाइट्रोजन का N, ओके, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि हमको LHS में और RHS में नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे Mg का एक एटम है, ठीक है, यहाँ भी Mg का एक एटम है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो ऐसे में इक्वेशन क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक चीज़ के बराबर हों तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो बैलेंस्ड इक्वेशन की अगर डेफिनेशन लिखने आए तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इक्वल। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल हैं तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है, अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाती है। उसको हम अनबैलेंस को एक और नाम दे सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो सही क्यों नहीं होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स 2 थे और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एटम में से 1 एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, एटॉमिक मास है। तो हमने पढ़ा था मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, देखो ये, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पढ़ा था कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो फिर वो गया कहाँ, तो वो इक्वेशन गलत तरीके से लिखी हुई थी, उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स हमको इक्वल शो करने हैं। ओके, ये लाइन पढ़िए, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ओके, मास दोनों तरफ सेम होना चाहिए। It means the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. तो किसी भी रिएक्शन में जितना हमने मटेरियल, जितने एटम्स यूज़ किए थे, तो बाद में प्रोडक्ट भी उतने ही एटम्स निकलेंगे। एटम्स कहीं जाएंगे नहीं, ना ही कहीं से एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएंगे। ओके, बस उनका फॉर्म कुछ चेंज हो जाता है। पहले ऑक्सीजन अकेली थी पर वो Mg के साथ जुड़ गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, पर नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन के उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे करना है।
यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन के ये बन जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबल्स में। ओके, तब हमको देखना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स क्या कैसे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक का एक एटम है, तो यहाँ पे भी एक है, ये लिखा है 1 1। यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ भी H के 2 हैं, तो ये लिखा है 2 2। यहाँ पे S का एक है, यहाँ पे भी S का एक है, तो ये लिखा है 1 1। और यहाँ पे O के 4 है और यहाँ पे भी O के 4 है, तो ये 1 1। अब ये वाली इक्वेशन कैसी है, ये बैलेंस्ड है। ओके, अब एक और इक्वेशन देख लीजिए, ये वाली। Fe मतलब आयरन, H2O मतलब वाटर, Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड और ये H2 मतलब हाइड्रोजन। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, ये बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसके सभी प्लस और उस प्लस के इस तरफ जो लिखा रहता है उसमें बॉक्स बना लीजिए। अब सुनिए, ये बॉक्स क्यों दिया गया है। इसलिए बनाने हैं बॉक्स क्योंकि अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ये अगर यहाँ पे Fe3O4 है, अगर ये फेरस ऑक्साइड है, तो हम पूरे फेरस ऑक्साइड की क्वांटिटी एक साथ बढ़ा सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर हमने एक तरफ सॉल्ट लिया है और एक तरफ वाटर लिया है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्ट का होता है फॉर्मूला NaCl। ठीक है, अब आप सोचिए कि जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आप सॉल्ट को बढ़ा सकते हैं। अब क्या आप सॉल्ट में ये Na और Cl अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो आप पूरे सॉल्ट को बढ़ाएंगे, तो आप सॉल्ट को 1 किलो ले सकते हैं, 2 किलो ले सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम कितना भी ले सकते हैं। पर सॉल्ट Na और Cl दोनों से मिलकर बनता है, तो क्या आप Na और Cl उस टाइम अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको NaCl के आगे ऐसा बॉक्स बना देना है ताकि इससे पता चले कि हमने पूरा NaCl ही बढ़ाया है, हमने पूरा सॉल्ट ही बढ़ाया है, ये सिर्फ Na के आगे नहीं है, ये हमको शो करना रहता है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये बॉक्स बनाने के लिए कहा है। फिर हमको ये वाली टेबल बनानी है अपनी, जो अभी हमने पहले देखी। तो यहाँ पे Fe का 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ पे Fe के 3 हैं, तो ये लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पे H का 2 2 और 2 लिख लिया, O का 1 और O का 4, तो ये लिख लिया। ओके, स्टेप 3 में उसने कहा है कि बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए हम उन 4 में से किस चीज़ को चुनें। तो जो सबसे बड़ा है हमको उसको चुनना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब उस कंपाउंड में भी सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तब एक बार देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा कंपाउंड है यहाँ पे, और इसमें Fe में 3 है, O में 4 है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हो गया, O4। तो हमको O4 से स्टार्ट करना चाहिए, ये आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए ऐसा बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम O को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे O का 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हम 1 को 4 बना सकते हैं। तो हमने 1 में 4 का इंटू किया और वो 4 बन गया, तो हमने यहाँ H2O के आगे क्या लगा दिया, 4। अब ध्यान रखिए, हमको O को 4 करना था, लेकिन हम O के आगे यहाँ 4 नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है, इसके आगे बॉक्स बन चुका है, तो हमको पूरे के आगे। अब देखिए, ये H2O क्या है, वाटर है, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जितना O बढ़ेगा उतना H2 भी तो बढ़ेगा। ओके, ऑक्सीजन हम अलग से नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि वो हमने पानी लिया है, H2O लिया है। इसके बाद इस इक्वेशन में उन्होंने H को बैलेंस किया है। यहाँ पे अब हमने इसके पहले यहाँ पे O के आगे 4 लगा लिया, तो H2 के आगे भी 4 लग गया, तो ये 4 × 2 कितना हो गया, ये H के टोटल 8 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे इस तरफ LHS में 8 एटम्स। फिर यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 4 8 कर देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये 4 लगा दिया। ओके, अभी भी जो एलिमेंट बैलेंस नहीं हुआ है हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि ये बच्चा है Fe। ओके, तो यहाँ पे 3 था,
यहाँ पे 1 था, तो हमने 1 × 3 कर दिया, यानी कि हमको रिएक्टेंस के साइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 3 लगा दिया। ओके, तो हमको एक बार फाइनली चेक करना है और ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इक्वेशन की फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट 4 हो सकती है, जैसे गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड। आपने गैस, लिक्विड, सॉलिड तो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में, पर एक्वस का मतलब वो होता है जब हम किसी चीज़ को पानी में घोल कर डिज़ोल्व करके डालें। जैसे हमने सॉल्ट वाटर लिया है, तो हमने सॉल्ट को पानी में डाला, वो डाइल्यूट कर लिया, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्वस स्टेट। तो गैस को लिख लेते हैं हम G, लिक्विड को L, एक्वस को AQ और सॉलिड को H, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉलिड गैस। अब एक चीज़ नोटिस करिए, H2O क्या होता है, ये वाटर होता है। तो वाटर में गैस क्यों लिखा है, तो लिक्विड होता है। अगर वाटर गैस में लिखा है यानी कि हमने स्टीम यूज़ की है, पानी की भाप यूज़ की है। ओके, और इसके अलावा हम और भी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 340 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और भी यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा है, सनलाइट, क्लोरोफिल। कैटलिस्ट वो होते हैं जो हम रिएक्शन में करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट में भी नहीं आते, जैसे कि सनलाइट, ओके, क्लोरोफिल। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन सीधे सीधा एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें 3-4 हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसको आपको मैं बताऊंगी कि इसमें से आपको कौन सी लाइंस एग्जाम में डायरेक्टली लिखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। Okay, so we have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of other. किसी एक चीज़ का एलिमेंट है तो वो कुछ दूसरा तो बन ही जाएगा। ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो वो हमेशा ऑक्सीजन के एटम्स ही रहेंगे। नॉट डू एटम्स disappear फ्रॉम द मिक्सचर और appear फ्रॉम anywhere else. ये मैंने आपको बताया था, जितने एटम्स हमने लिए हैं वही रहेंगे, कहीं से एटम आ नहीं जाएंगे, ना ही कहीं डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substance. देखिए, अगर Mg और O था, अलग अलग था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, वो अलग अलग था, फिर जब वो साथ में आ गए तो उनमें बॉन्ड बन गया, मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ऐसे ही किसी किसी रिएक्शन में बॉन्ड टूट भी जाता है, कुछ चीज़ साथ में होती है पर वो जो प्रोडक्ट बनती हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ये सब बॉन्ड का खेल है। ओके, अब यहाँ हम पढ़ लेते हैं पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो इसमें हमको क्या लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है। तो इसमें हमको देखना है कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस शेक लाइम। जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, शेक लाइम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उससे बहुत सारी हीट निकलती है और जब हीट निकली तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। पहले रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, पर प्रोडक्ट कितना निकला, एक ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट निकले उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब हम आपको अगर एग्जाम में आ जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आप लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको कैसे लिखना है, हेडिंग डालनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और लिखना है रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. ये होगा इसकी डेफिनेशन और ये लिख देना है आपको इक्वेशन एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर इक्वेशन को लिखने के बाद उसका डिटेल लिखना है ऐसा। तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये इक्वेशन, फिर ये उसका थोड़ा सा डिटेल। ओके, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि a solution of slaked lime, ओके, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इन वॉल्स। अब ये क्या होता है देख लीजिए, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको अगर हम दीवार में पेंट कर देते हैं तो वो जो आसपास के एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करके
कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बना लेता है, और ऐसा करने में 2 to 3 डेज लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं वाइट वॉशिंग। फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद दीवार में शाइनी फिनिश आ जाता है, शाइन करने लगती हैं थोड़ा थोड़ा। और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल का फॉर्मूला भी होता है CaCO3। ओके, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई थी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, जैसे कि C+O2 CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2H2O2 2H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इससे बन गया अपना वाटर। तो ये था बर्निंग ऑफ कोल। ऑक्सीजन हम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कब होता है? जब भी कोई चीज़ जल रही होती है तो वो क्या ले लेती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम कार्बन को जला रहे हैं, या फिर कोल कहते हैं, कोल को हम जला रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो यहाँ भी एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और यहाँ भी। ओके, यहाँ फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, इसको भी आप रट सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 or more सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में हमने देखा हीट भी निकली थी। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब उसमें पानी मिलाया तो उसमें बहुत सारी हीट निकली थी। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ अगर एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन आ जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो उसके अब और एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। हमारे मुंह से सांस निकलती है, नोज से, वो थोड़ी गर्म होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी प्रोडक्ट एक ही निकलता है, CO2। ओके, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको फूड से मिलती है। जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड बहुत सिंपलर कम सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब ये कार्बोहाइड्रेट जब एक कंपाउंड में रहता है, पर जब वो टूटता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हम सांस लेके अंदर डालते हैं, उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना इसको हम कहते हैं। उसकी रिएक्शन ये रही। ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर यानी कि हमारे घर में जो सब्ज़ी आती है तो उसकी जो बचा कुचा उसका रहता है कचरा, वो हम जहाँ भी ज़मीन में डाल देते हैं तो वो उसमें ज़मीन के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है। उसमें भी कुछ हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हमको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमको क्या लेना है, फेरस सल्फेट लेना है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, यानी कि टुकड़ों में होता है। हमको अबाउट 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम बराबर लेना है, और इसका पहले से कलर देख लेना है कि ये किस कलर का है। फिर हमको उसको गर्म करना है, बॉयलिंग ट्यूब में कर सकते हैं, या फिर स्पिरिट लैम्प में कर सकते हैं, ठीक है। और ये गर्म करने के बाद हमको फिर से उसका कलर नोट करना है। ओके, पहले कलर क्या था, ग्रीन कलर था, फिर देखना है हमको कलर चेंज हुआ कि नहीं, और साथ ही में इसको बर्न करने से कुछ स्मेल भी आती है, तो हमको स्मेल देखना है किस टाइप की स्मेल है ये। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या था, एक सिंगल, जो कि क्या था हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, पर प्रोडक्ट बने तो 3 बन गए, सिंपल। ओके, इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो चीज़ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रही थी, दो या दो से ज़्यादा चीज़, तो वहाँ कंबाइन हो रहा था, इसके लिए हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, एक प्रोडक्ट बहुत सारे एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन का जस्ट अपोजिट, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। जब उनको गर्म किया तो उसमें से वो अपना जो उनमें पानी था उसको वो छोड़ने लगे, लूज वाटर, और कलर भी चेंज हो गया। फिर वो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। ओके, क्योंकि उसमें से सल्फ़र अलग हो गया, फेरस सल्फेट में से सल्फ़र वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, तो उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड भी निकला और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी निकला। ठीक है, और बचा क्या, फेरिक ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है। ओके, बाकी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या निकली, गैस। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स निकले, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ पे एक और रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि सीमेंट के बनने में यूज़ होता है। ओके, तो जब भी ऐसे when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। जब भी हम डिकम्पोजिशन कैसे कराते हैं, हीट कर गरम करके हम करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन की भी अलग से डेफिनेशन आ सकती है 1 या 2 मार्क्स में, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है और याद कर लेनी है। ओके, अब हमको उसी का एक और एग्जाम्पल पढ़ना है, जो कि एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना है हमको। लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है अबाउट 2 ग्राम, फिर उसको बॉईल करना है, तो हमको दिखेगा ब्राउन कलर के फ्लेम्स। ओके, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे हमको। वो क्या होते हैं ब्राउन फ्यूम्स, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, लीड नाइट्रेट से बन जा रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो गई उसकी इक्वेशन। ये है लीड नाइट्रेट, पीबी मतलब यहाँ पे लीड है। ओके, पीबी का सिंबल होता है लीड। तो लीड नाइट्रेट से क्या बन गया, लीड ऑक्साइड बन गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन गया, और ऑक्सीजन भी मिल गया। ओके, तो 3 कंपाउंड्स यहाँ पर हमको मिल गए, 3 प्रोडक्ट्स। एक और एक्टिविटी हमको यहाँ पे पढ़नी है। एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें 2 हमको होल्स करने हैं, ये जो यहाँ पे किए गए हैं। उसमें हमको रबर स्टॉपर लगा देना है। रबर स्टॉपर यानी कि रबड़ का कुछ भी, जिससे कि जो भी हम मग में लेते हैं वो होल्स से नीचे ना बह जाए। ओके, फिर हमको उन रबर स्टॉपर से कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करने हैं। ओके, ये रहे कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, फिर हमको उस कार्बन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। फिर मग में हमको वाटर भरना है सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, जिससे कि जो इलेक्ट्रोड्स ये हैं। ठीक है, फिर हमको पानी भरना है ताकि इलेक्ट्रोड उसमें इमर्स्ड हो जाएं, डूब जाएं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अब इस पूरे पानी में बहुत छोटा सा 2-4 बूंद हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ओके, फिर हमको टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब ये उसके ऊपर हमको 2 टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। ये जो ग्लास की दिख रही हैं, ये जो ब्लैक हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगा दी। ओके, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब। अब हमको यहाँ से बैटरी से करंट ऑन कर देना है, फिर उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, छूना नहीं है। अब हमको दिखेगा कि कुछ बबल्स बनने लगे दोनों इलेक्ट्रोड्स में। तो ये बबल्स क्या करेंगे, पानी का कुछ स्पेस ले लेंगे, वो पानी की जगह पर ही तो आए हैं। Is the volume of the gas
कलेक्टेड द सेम इन दी बोथ टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो बबल्स बन रहे हैं वो सेम अमाउंट में है क्या, दोनों में बराबर बन रहे हैं या किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। जब उसमें बबल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमको वो धीरे से हटा देना है। फिर हमको क्या करना है, उन टेस्ट ट्यूब्स के पास एक जलती हुई कैंडल लानी है, दोनों के पास बारी बारी। ओके, एक और एक्टिविटी हमको यहाँ पे पढ़नी है। हमको अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। चाइना डिश ऐसी होती है और इसको सनलाइट के सामने रख देना है थोड़ी देर के लिए। पहले ही हमको उसका कलर नोटिस कर लेना है, सनलाइट में रखने के बाद जब हम देखेंगे काफ़ी देर बाद तो फिर हमको उसका कलर ऑब्जर्व करना है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का था वो कैसा हो गया अब ग्रे कलर का। ओके, तो ये जो यहाँ पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये लिखी है रिएक्शन, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, ये Ag है, ये सिल्वर का साइन होता है। तो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया तो ये सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। तो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए, ये अलग अलग हो गए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाने को आएगा तो आपको जैसे आप फर्स्ट लिखेंगे कॉम्बिनेशन, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, 1 या 2 एग्जाम्पल लिख के उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको इस तरह से नहीं लिखनी है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन के आपने 2-4 अभी एग्जाम्पल्स पढ़ ली, पर आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं, डेफिनेशन फिर 2 एग्जाम्पल और थोड़ा थोड़ा उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, अब यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड की बात हो रही है तो वो भी इसी तरह बिहेव करता है। ब्रोमाइड Br होता है ब्रोमाइड का सिंबल, सनलाइट में रखने से सिल्वर अलग होता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, जो पहले के ज़माने में होती थी, उसमें यही रिएक्शन यूज़ होता था। तो ये किस एनर्जी के कारण होते हैं जो हम पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर फ्रॉम द हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या फिर तो हीट चाहिए सनलाइट से या फ्लेम से, या फिर तो लाइट में रख दीजिए सनलाइट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमने अभी वो बैटरी वाले में देखा। ओके, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यही वो एनर्जी होती है हीट से या लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिएक्टेंट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए क्यों, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है, तो हम बोलेंगे उसको एक्सोथर्मिक। पर इसमें क्या हो रहा है, हमने उसको सनलाइट में रखा, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा हमने, तो उसने सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्व कर ली। तो एब्जॉर्व हो रही है जहाँ पे एनर्जी को वो ले रहे हैं, चाहे वो सनलाइट की हो, हीट की हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमको एंडोथर्मिक की डेफिनेशन मिल गई रिएक्शन से लेके रिएक्शंस तक। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, तो आप लिख दीजिए ये वाली डेफिनेशन और दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे एक और एक्टिविटी देखनी है। हमको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसमें 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड भी ऐड कर देना है, मिक्स कर देना है। जिस ग्लास रॉड में हमने ये मिक्स किया है फिर उसको हमको अपने हथेली से टच करना है, पाम से टच करना है, फिर देखना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ होगा कि हीट निकली होगी तो वो गर्म हो गया होगा, और एंडोथर्मिक में उसने हीट अपने अंदर ले ली होगी, कि आसपास जितनी भी हीट प्रेजेंट होगी वो अपने आप में ले लेगा, तो टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अगर हॉट हो जाती है तो ये एंडोथर्मिक है, और कूल हो जाती है तो एंडोथर्मिक है। ओके, हॉट में एक्सोथर्मिक और कूल में एंडोथर्मिक। तो जब आपको डिफरेंस लिखना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आजू बाजू का मतलब आसपास का इन्वायरमेंट एक्सोथर्मिक में हॉट हो जाता है और एंडोथर्मिक में कूल हो जाता है। ओके, ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन से पूछे गए हैं। ये वाइट वॉशिंग मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आगे चल के और ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के अलग से सॉल्व करवाऊंगी, जब मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी
एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की वीडियो मैं अलग से डालूँगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करवाऊँगी और जिसका आंसर मैं एनसीईआरटी से ही लिखवाऊँगी, तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमको 3 आयरन नेल्स लेनी है, यानी कि कील जैसे कि हम कहते हैं, और हमको उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। फिर हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसका एक का नाम ए और एक का नाम बी मार्क कर देना है। ओके, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमको डाल देना है। ओके, फिर दोनों जो आयरन नेल्स थी उनको हमको बांध देना है थ्रेड से और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाना है। 20 मिनट तक रखना है और फिर देखना है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू था, तो वो उतना ही डार्क ब्लू है या लाइट ब्लू हो गया है या और भी ज़्यादा डार्क हो गया है। और हमको साथ ही साथ आयरन नेल्स का भी कलर देखना है कि उसमें क्या इफेक्ट आया। आयरन नेल जो पहले ऐसी थी अब वो ऐसी हो गई है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि इतना डार्क था वो इतना लाइट बचा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कॉपर सल्फेट का कलर इसमें आयरन नेल में आ गया है। वाई डज़ द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? वो ब्राउन कलर की हो गई, तो क्यों हो गई है? और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई। आयरन नेल यानी कि Fe, ओके, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो जो Fe है वो SO4 से मिल गई, यहाँ पे SO4 से मिल गई और ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो जो ब्राउन कलर है वो किसका था? SO4 का कलर। तो ये पहले किसके साथ था? कॉपर के साथ था SO4, तो ये ब्लू कलर बना रहा था। फिर SO4 कॉपर में से अलग हो गया, तो वो अपना कलर लेके पहुंच गया आयरन के ऊपर, वो कलर चढ़ गया, तो आयरन हो गया ब्राउन कलर और ये उसका कलर गायब ही हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं SO4 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। SO4 पहले किसी और चीज़ के साथ था, फिर किसी और चीज़ के साथ हो गया। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे SO4 पहले कॉपर के साथ था, अब वो आयरन के साथ हो गया, तो ये उसकी जगह बदल रही है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल्स ये हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन जाता है जिंक सल्फेट, और लीड प्लस कॉपर क्लोराइड बन जाता है लीड क्लोराइड।
जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जिंक और लीड कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, कॉपर से भी ज़्यादा। तो उन्होंने कॉपर को ही उसके कंपाउंड से हटा दिया, जबकि यहाँ पे SO4 कॉपर को नहीं हटा पाया, वो खुद हट गया। बट यहाँ पर उन्होंने कॉपर को अलग कर दिया और ZnSO4 PbCl2 इस तरह से बन गए। ओके, अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमको लेना है सोडियम सल्फेट 3 ml। ओके, दूसरी में लेना है हमको बैरियम क्लोराइड 3 ml। ओके, हमको फिर दोनों को इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब का सामान दूसरे में डाल के मिक्स कर देना है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो वाइट सब्सटेंस था जो कि पानी में घुल नहीं सकता, इनसॉल्युबल था जो कि घुल नहीं सकता, वैसा वो बन गया। ये नीचे इसलिए डाला क्योंकि ये पानी में घुला नहीं, क्योंकि ये घुल नहीं सकता। इसको हम बोलेंगे पर्सिपिटेट, जो नीचे बच जाता है पर्सिपिटेट। तो यहाँ से पर्सिपिटेट की डेफिनेशन भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और जिस भी रिएक्शन में पर्सिपिटेट बनता है तो उसको हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे वो हम देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट था, बैरियम क्लोराइड था, सोडियम के साथ सल्फर था, Na के साथ SO4, और बैरियम के साथ क्लोरीन था CaL2। और यहाँ पे अब एक्सचेंज हो गया, देखिए बैरियम के साथ सल्फर आ गया और सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। तो ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ों ने जगह बदली, तो हम इसको सिंपली बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोगों की जगह बदल रही है। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्यों हुआ, व्हाट कॉजेज दिस। द वाइट precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus Ba2+। ये 2 आयन्स लिखे हुए हैं, जो भी इनके एटम्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है उसको आयन्स कहते हैं। अगर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है तो आप ये जल्दी समझ जाएंगे। ओके, तो जो सॉल्यूशन में बना रहा सोडियम क्लोराइड, ओके, तो इसलिए जैसे यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी, सच रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको वो वाली डेफिनेशन याद ना है तो आप ये वाली भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे भी हमको एक एक्टिविटी पढ़नी है। ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। इसमें हमको सिर्फ 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको हमको चाइना डिश में रख के इस तरह से हीट करना है। ओके, तो इसका ऊपर का जो कलर है, सरफेस कलर है, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये ब्लैक कलर क्या बन गया है, इसने आसपास की ऑक्सीजन ले ली और ये बन गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ओके, तो हमने ये लिया था कॉपर पाउडर, इसने ले ली आसपास की ऑक्सीजन, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड और उसका कलर भी क्या हो गया, चेंज, ऑक्सीजन की आने से। ओके, अब जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसके पास से हम हाइड्रोजन को पास कराएं, कॉपर ऑक्साइड के पास से हम हाइड्रोजन दें इसको, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्योंकि CuO + H2 का रिएक्शन में क्या होगा, H2O बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे पानी बन जाएगा। इसमें ऑक्सीजन पहले से थी और हमने दे दी हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएंगी, वाटर। तो ये बचेगा सिर्फ कॉपर, तो उसका कलर फिर से क्या हो जाएगा, ब्राउन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन मिलती है रिएक्शन के टाइम में तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब उसको ऑक्सीजन मिल गई। अगर वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है, मतलब पहले उसमें ऑक्सीजन थी पर ऐसा कुछ रिएक्शन करवाया हमने कि ऑक्सीजन उससे अलग हो गई, बिछड़ गई, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया। ओके, तो इस रिएक्शन में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ये अकेला हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, और H2 जिसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, उसने अब ऑक्सीजन ले ली, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस। तो अगर एक में से ऑक्सीजन जा रही है, अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन ले रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसको जब ये साथ में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हम मिला देते हैं, रिडक्शन का री ले लेते हैं, ओके, रिडक्शन का रेड ले लेते हैं
और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लेते हैं तो ये बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन काफ़ी आती है एग्जाम में, तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। ओके, तो हम यहाँ से लिखेंगे one reactant gets oxidized and other get reduced during a reaction, such reactions are called, यहाँ से लिखेंगे 1 से लेके रिडॉक्स रिएक्शन। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। तो आप एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। In this reaction, carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to Zn। ओके, इसमें कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई और ZNO से ऑक्सीजन चली गई, तो Zn क्या हो गया, रिड्यूस, और कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज। और दूसरी में भी ऐसे कुछ हुआ, आप पढ़ लीजिए। HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl। ओके, MnO2 से ऑक्सीजन चली गई तो वो रिड्यूस हो गया, और HCl में ऑक्सीजन आ गई तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज। ओके, तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का भी देखना है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ ये बात। हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, सो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो हम उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं। अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीडाइज कहते हैं, और ऑक्सीजन अगर दूर जा रही है तो हम उसको रिड्यूस्ड कहते हैं। पर अगर हम ऑक्सीजन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रिड्यूस्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन का मिल जाना। ओके, और ऑक्सीडाइज का मतलब होता है हाइड्रोजन का दूर चला जाना, उल्टा, ऑक्सीजन का उल्टा मान सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी को मिल जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन किसी से दूर चला जाता है तो वो रिड्यूस हो गया। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किसी को मिल जाता है तो वो रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन किसी से दूर चला जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मिल जाना यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाना। इन अदर वर्ड्स एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, पर अगर आपसे हाइड्रोजन दूर जा रही है तो वो भी कहलाएगा ऑक्सीडाइज। ओके, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का दूर जाना। तो अगर आपसे ऑक्सीजन दूर नहीं जा रही, ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं, पर अगर हाइड्रोजन आ रही है तो उसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, तो ये दो रेफरेंस में पढ़ना है अपन को, ऑक्सीजन के रेफरेंस में और हाइड्रोजन के रेफरेंस में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो ऑक्सीजन के हिसाब से भी लिखें और हाइड्रोजन के हिसाब से भी लिखें, क्योंकि इसमें दोनों का ही रोल है। ओके, और ये जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मुझे लगता है कि ये जो 1.3 टॉपिक है ये अब सिलेबस में से हटा दिया गया है। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी है सिलेबस में और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मैं इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगी, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर सभी बच्चों का ये कहना है कि ये अभी भी है सिलेबस में तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी, इसमें मैं ये वाला टॉपिक समझा के आपको उस वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा समझाना पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में टिप्स दे दीजिए कि मैं क्या चेंज करूं, कैसे पढ़ाऊं। ओके, बट प्लीज़ लाइक माई वीडियो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी स्कूल से खुल नहीं रहे हैं तो आपके पास यही ज़रिया है पढ़ने का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।